नमस्कार, इंडिया लीगल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजश्री आपके साथ और ये हफ्ता बहुत ही अहम रहा है। गांधी जयंती के अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को देश को नए प्रधान न्यायाधीश मिले। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस रंजन गोगोई को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। जस्टिस गोगोई असम के रहने वाले हैं और वह पूर्वोत्तर भारत से प्रधान न्यायाधीश बनने वाले पहले जस्टिस हैं। ये अपने आप में बेहद अहम बात है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री केशव चंद्र गोगोई के बेटे हैं। संवैधानिक मामलों, टैक्सेशन और कंपनी मामलों में उन्हें महारत हासिल है। उनका मानना है कि देश में कानूनी सहायता एक बड़ा विषय है। उनके मुताबिक देश में 67% कैदी ट्रायल पर हैं। इनमें से 47% की उम्र 18 से 30 साल के बीच में है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में युवा जेल में अंडर ट्रायल बंद हैं। इसीलिए उनका ये कहना है कि कानूनी मदद देने वाले वकीलों की गुणवत्ता में सुधार की बेहद जरूरत है। साथ ही उन्होंने वकीलों की संख्या बढ़ाए जाने को भी अहमियत दी है। जस्टिस रंजन गोगोई के मुताबिक भारत में औसतन हर 1800 लोगों पर एक वकील है, लेकिन ये काफी नहीं है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए। वकीलों का औसत बढ़ाने की जरूरत है। जस्टिस गोगोई को एक सख्त जज के रूप में देखा जाता है और उनके ये जो विचार है वो बहुत स्पष्ट है। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के तब के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के कामकाज के तरीके पर जिन 4 जजों ने सवाल उठाए उनमें जस्टिस गोगोई भी शामिल थे। अब ये चुनौतियां उन्हीं के कंधे पर हैं। तो आज इंडिया लीगल में चर्चा प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की चुनौतियों पर, जिसमें मुकदमे तो शामिल हैं ही, उनके कामकाज के तरीके पर भी खास बात करेंगे हम अपने इस खास शो में। वैसे भी पूरे विश्व में जजों के बारे में बहुत सारी बातें पता नहीं चलती। देश चाहे कोई भी हो, लेकिन जजों की जो भूमिका होती है, जजों का जो व्यक्तित्व होता है, वो बहुत सिमटा सिमटा रहता है। और यदि हम जस्टिस रंजन गोगोई की बात करें तो गंभीर, अनुशासन प्रिय, मितभाषी जस्टिस रंजन गोगोई न्यायपालिका के नए मुखिया बने हैं। जस्टिस गोगोई से देश और न्यायपालिका को काफी उम्मीदें हैं, इसमें कोई शक नहीं। अदालतों में लगा करोड़ों मुकदमों का अंबार, न्यायाधीशों के खाली पड़े पद जस्टिस गोगोई के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होंगे। हालांकि उन्होंने पद संभालने से पहले ही एक बयान में इस ओर चिंता जताते हुए मुकदमों का बोझ खत्म करने के लिए कारगर योजना लागू किए जाने का संकेत दिया था और ये भी कहा था कि खास योजना उनके पास पहले से ही मौजूद है। अब वो वक्त आ गया है कि जब हम जस्टिस रंजन गोगोई के इस योजना के बारे में जानेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। इसके अलावा भी उनकी चुनौतियां कम नहीं हैं। इन्हीं चुनौतियों पर नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। I, Ranjan Gogoi, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India. देश की न्यायपालिका की कमान अब जस्टिस रंजन गोगोई के हाथ में है। 3 अक्टूबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ दिलवाई। That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. देश के 46वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर उनके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं जो बीते कई वर्षों से देश के प्रधान न्यायाधीशों को परेशान करती रही हैं। इसमें सबसे ऊपर करीब 3 करोड़ 30 लाख लंबित मुकदमों का बोझ है। अगर लंबित मामलों की बात की जाए तो देश में करीब 3 करोड़ 30 लाख मुकदमे लंबित हैं। इनमें से 57,987 मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इनमें से करीब 30% मामले 5 साल पुराने हैं, जबकि देश के 24 हाई कोर्ट में कुल मिलाकर 43 लाख मामले लंबित हैं। इनमें 60% मामले 2 साल और 40% मामले 5 साल से ज्यादा पुराने हैं। हालांकि पदभार ग्रहण करने से कुछ दिन पहले ही दिल्ली के यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि लंबित मामलों से निपटने के लिए उनके पास एक योजना है और जल्द ही वो इसका खुलासा करेंगे। जस्टिस गोगोई ने कहा था कि 2 चीजों में दिक्कत हो रही है। एक, मामलों का लंबित रहना, क्योंकि इसमें न्यायिक व्यवस्था काफी बदनाम हुई है। दूसरा, इस समस्या के कारण
व्यवस्था खुद ही अव्यवहारिक बन जाएगी। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों में सुनवाई उस मामले में अधिकतम सजा की अवधि पूरी होने के बाद भी पूरी नहीं हो रही है। दीवानी विवादों के बारे में उन्होंने कहा कि पक्षकारों को 2-3 पीढ़ियों के बाद फैसले मिल रहे हैं। ये गंभीर समस्या है, लेकिन काफी कठिन नहीं है और इसका समाधान किया जा सकता है। उन्होंने इस प्रक्रिया में बार और पीठ से सहयोग भी मांगा। जस्टिस गोगोई की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती न्यायपालिका में जजों के खाली पदों को भरने की है। जजों की कमी के कारण चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा जजों की नियुक्ति को लेकर न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट में भी नियुक्तियां करना एक चुनौती होगी। जस्टिस गोगोई के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 26 जज हैं, जबकि जजों के कुल 31 पद हैं। यही नहीं, जस्टिस कुरियन जोसेफ इसी साल नवंबर में और जस्टिस मदन बी लोकूर इसी साल दिसंबर में रिटायर होंगे। जहां तक 24 हाई कोर्ट का सवाल है, तो कानून मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक 31 अगस्त 2018 तक कुल 1079 पदों में से 427 यानी कि 40% पद खाली हैं। इसके अलावा देश भर की जिला अदालतों में 5950 न्यायिक पद खाली हैं। कानून के शासन के लिए न्यायपालिका जिम्मेदार है और किसी भी लोकतंत्र की आत्मा है, और यही आम आदमी को समाज और सरकार के आतंक से सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इसके लिए एक स्वस्थ, दमदार और उत्तरदायी न्यायपालिका जरूरी है, लेकिन इसके लिए जरूरी बजट एक बड़ी समस्या है। और जस्टिस गोगोई के सामने एक और चुनौती होगी, केंद्रीय बजट की। देश की न्यायिक संस्थाओं में बुनियादी ढांचे समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बजट बढ़ाने की तुरंत चुनौती होगी। 2017-18 में केंद्रीय बजट में न्यायपालिका को 1744 करोड़ रुपए मिले, जो कि कुल बजट का महज 0.4% था। कुछ समय पहले पूर्व न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर ने न्यायपालिका की हालत पर दुख जताया था और उनके आंसू तक निकल आए थे, और ये चुनौतियां अब भी बरकरार है। नए प्रधान न्यायाधीश के सामने कामकाज की फहरिस्त में सबसे ऊपर संवेदनशील राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मालिकाना हक का विवाद है। इसे निपटाना उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे देश की निगाहें होंगी। इस मामले में 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सुनवाई शुरू करने जा रही है। इस मामले में जस्टिस गोगोई को जजों का ऐलान करना है। यह मामला पिछले 8 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस रंजन गोगोई ने कई अहम फैसले सुनाए। इनमें चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की संपत्ति, शिक्षा और चल रहे मुकदमों का ब्यौरा, सरकारी विज्ञापनों में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के प्रधान न्यायाधीश की ही तस्वीर होने वाले फैसले सुनाए हैं। जस्टिस गोगोई सबसे पहली बार उस वक्त चर्चा में आए जब उन्होंने सौम्या हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू को कोर्ट में तलब कर लिया। 18 नवंबर 1954 को असम के डिब्रूगढ़ में जन्मे जस्टिस रंजन गोगोई की शुरुआती शिक्षा डॉन बॉस्को स्कूल में हुई। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कानून की डिग्री हासिल की और 1968 में गुवाहाटी हाई कोर्ट में बतौर वकील करियर की शुरुआत की। 28 फरवरी 2001 को वे गुवाहाटी हाई कोर्ट में जज बने। 12 फरवरी 2011 को वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। 23 अप्रैल 2012 को वे सुप्रीम कोर्ट के जज बने। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इसी मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं कानूनविद प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी आपका इंडिया लीगल से जुड़ने के लिए। और सबसे पहले बख्शी साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि जस्टिस रंजन गोगोई देश के 46वें प्रधान न्यायाधीश बने हैं। आपको कितनी उम्मीद है और क्या लगता है कि सामने उनके कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? warm congratulations and support. The tasks before him are, as with any Chief Justice, they are mammoth. But he has distinguished himself by dissenting to a press conference with the other 3 judges, Justice Salvation, Justice Korea Joseph, and so on. And he has taken a view on 2 things. One is bench formation, and the other is the collegium memorandum of procedure, which the court asked the Union of India to finalize, and it has not yet been done.
after the NJC judgment nearly 3.5 years. And the 4 judges who held a press conference in January of this year. As you know, they're very critical of the functioning of the court in these 2 respects. So he bears the heavy responsibility of how to do the benches and lay down some firm principles. And he also lays his responsibility of putting the collegium in order, in the sense that MOP, Memorandum of Procedure, is fully finalized in a short time now. और इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जस्टिस रंजन गोगोई के मामले में और भी ज़्यादा उनकी चुनौतियों के बारे में, उनके सामने जिस तरह का कार्यकाल है उनका, और आने वाले समय में जिसको कहा जाए जिस तरह के ट्रांजिशन पीरियड में जस्टिस रंजन गोगोई आए हैं वो किस तरह का रहेगा, इसको जानने के लिए हम चलते हैं प्रोफेसर माधव मेनन के पास। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मेनन आपका इंडिया लीगल से जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि जस्टिस रंजन गोगोई देश के 46वें प्रधान न्यायाधीश बने हैं, आपको क्या लगता है कि उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां वाकई बहुत बड़ी हैं? Well, the major challenge is the continuing challenge of pendency and delay with 3 crore cases pending for the last so many years, and some of them over 5 to 10 years. This is a serious challenge to any Chief Justice at any point of time. You may look at the breakdown about vacancies in the judicial posts of already sanctioned posts, or additional judges, or fast-tracking the whole thing, or adopting the alternate methods like mediation and conciliation. Well, you have to have a plan as to how you are going to strike at the root of this situation of pendency and long delay in the judicial process. सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने हाल ही में आवश्यक मामलों की सुनवाई तत्काल करने की परंपरा को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए मानक तय किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इससे पहले जस्टिस गोगोई को पद की शपथ दिलवाई थी, और उसी दिन से ऐसा लग रहा था कि जस्टिस रंजन गोगोई जैसे ही पदभार संभालेंगे बहुत कुछ बदल देंगे। बदलने की कोशिश उन्होंने शुरू कर भी दी है। ऐसे बदलाव, ऐसे परिवर्तन अब दिखने शुरू हो गए हैं जिसकी बात जस्टिस रंजन गोगोई कर रहे थे। लेकिन अब ये देखना लाजिम होगा कि आने वाले दिनों में ये बदलाव कितने कारगर साबित होंगे हमारी न्यायपालिका के लिए। जस्टिस रंजन गोगोई को बुधवार सुबह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ दिलवाई। I, Ranjan Gogoi, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, न्यायमूर्ति गोगोई प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद देश के 46वें प्रधान न्यायाधीश बने हैं। एक छोटे लेकिन भव्य समारोह में शपथ ग्रहण के बाद प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और काम में जुट गए। पहले ही दिन जस्टिस गोगोई ने साफ कर दिया कि वो काम में विश्वास रखते हैं। जब एक वकील उनकी नियुक्ति को लेकर उन्हें बधाई देने पहुंचा तो उन्होंने कहा कि चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में तभी जल्द सुनवाई के लिए आ सकते हैं जब किसी को फांसी होने वाली हो, कोई मरने वाला हो, या फिर कोई डिमोलिशन जैसी कार्रवाई का मामला हो। उन्होंने कहा कि वो मेंशनिंग की प्रथा को खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि मेंशनिंग अपने आप ही खत्म हो जाएगी। Me and my colleagues are trying to evolve a system which can produce better results. We are working on it. We started working on it quite some time back. And maybe in a couple of days, we'll have it. We are trying to reduce the time between filing of cases and the listing of cases on board. कामकाज संभालते ही जस्टिस गोगोई ने नया रोस्टर भी जारी कर दिया। ये रोस्टर तुरंत ही प्रभावी हो गया। नए रोस्टर के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामले की श्रेणी के हिसाब से रोस्टर बनाया गया है। इधर रोस्टर के मुताबिक चीफ जस्टिस जनहित याचिका, चुनाव संबंधी याचिका, कोर्ट की अवमानना से संबंधित याचिका, हैबियस कॉर्पस, सामाजिक न्याय,
आपराधिक मामले, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति सहित अन्य मामले सुनेंगे। वो ही तय करेंगे कि जनहित याचिका की सुनवाई किसे दी जाए। रोस्टर में कहा गया है कि चीफ जस्टिस आवंटित करेंगे तो जनहित याचिका की 2 नंबर के जज जस्टिस मदन मिलोकर भी सुनवाई करेंगे। जब अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जजों की रिटायरमेंट, उम्र और वेतन बढ़ाए जाने की बात की तो जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि जब तक संस्थान का प्रभा मंडल और मर्यादा सुरक्षित नहीं होती तब तक ऐसे उपाय काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आप रिटायरमेंट उम्र कितनी भी कर दीजिए, वेतन 20 लाख कर दीजिए, लेकिन जब तक संस्था की मर्यादा और सम्मान की रक्षा नहीं होगी इसका कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि न्यायिक पदों पर नियुक्तियां किया जाना सबसे जरूरी है और मैं इस पर सबसे पहले ध्यान दूंगा। उम्मीद है कि मैं 3-4 महीनों में से पूरा कर दूंगा, लेकिन सिर्फ नियुक्तियों से ही समस्याएं हल नहीं हो जाएंगी। ये एक समाधान है लेकिन पूरा समाधान नहीं है। सही व्यक्ति का चयन एक समाधान है, लेकिन सही व्यक्ति तभी मिलेगा जब संस्था की मर्यादा और सम्मान बरकरार रहेगा। मुकदमों की सुनवाई के दौरान भी उनके सख्त तेवर देखने को मिले। 6 रोहिंग्या को वापस भेजे जाने का मामला उठाए जाने पर जस्टिस गोगोई ने वकील से कहा कि पहले याचिका दाखिल करें फिर देखेंगे। हालांकि इस मामले पर अगले ही दिन सुनवाई हुई और उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज कर दी। यह याचिका बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की चुनाव सुधार को लेकर दाखिल हुई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस गोगोई ने उपाध्याय के अपने वकील को कुछ बताने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आप खुद पिटिशनर इन पर्सनल नहीं हैं, लेकिन इस तरह कैसे वकील को समझा सकते हैं? आपकी याचिका इसी आधार पर खारिज की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। प्रोफेसर बख्श, इसमें एक और बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जस्टिस गोगोई के कामकाज के पहले दिन जब अटॉर्नी जनरल ने जजों की रिटायरमेंट, उम्र और वेतन बढ़ाने की बात की तो जस्टिस गोगोई ने बहुत साफ तौर पर कहा कि इससे ज्यादा जरूरी है कि संस्था की मर्यादा और प्रभा मंडल की रक्षा की जाए। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? But I can say that it is certainly the idea that anybody and everybody is free to criticize and evaluate the court has its place. But I think the criticism has to be informed and has to be heavily grounded in some sort of constitutional discipline. So while there is the importance of dissent and criticism, media and public criticism of judgment is sometimes is based on not reading of the full text of judgment, or the dissent is based on opinions of that people likely hold and try to hold them. But opinions have no relation to what the text of the judgment is. And therefore, I think what he might have meant is that one must offer disciplined criticism, creative criticism, which is informed. It can't be creative unless it's informed. And therefore it is very important. And therefore I think my salaries and retirement benefits and all that should increase for all. It's an ongoing affair. What is in need of the moment is a bit of constitutional discipline of the judges, of the bar, of the people who comment on judges and their work, and the media. And I think that's what Case Lordship might have meant, although I have no access to his mind. गुवाहाटी हाई कोर्ट से 1978 में वकालत शुरू करने वाले जस्टिस रंजन गोगोई 28 फरवरी 2001 को गुवाहाटी हाई कोर्ट में स्थायी जज बने थे। सितंबर 2010 में उनका तबादला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हो गया और 5 महीने के बाद वे यहीं पर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। करीब 13 महीने बाद 23 अप्रैल 2012 को वह सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई अहम मामलों पर फैसले सुनाए हैं और कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि जस्टिस रंजन गोगोई अपनी बातों को लेकर काफी मुखर रहे हैं। स्पष्टवादिता उन्हें पसंद है। जिस तरह से जजों का कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें भी जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, इससे इतना तो साबित हो गया कि जस्टिस रंजन गोगोई सब कुछ बदल देने के मूड में हैं। ये बदलाव कितना मुफीद होगा न्यायपालिका के लिए, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन उनका ये लगभग 1 साल का कार्यकाल किस तरह का गुजरेगा, इससे इशारे जरूर मिल रहे हैं।
3 अक्टूबर को प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ लेने वाले जस्टिस रंजन गोगोई को सख्त जज के रूप में जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर दिए गए उनके फैसले से ये बात स्पष्ट होती है। अगर उनके अहम फैसलों पर नजर डालें तो जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने रिलायंस कम्युनिकेशन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें गुजरात सरकार की ओर से राज्यों में इमारतों की छतों पर लगाए गए मोबाइल टावर टेलीकॉम उपकरणों के लिए संपत्ति कर के तौर पर 13 करोड़ रुपए की मांग को रद्द करने की अपील की गई थी। पैकेजिंग के आधार पर नारियल के खाद्य तेल या हेयर ऑयल के तौर पर टैक्स निर्धारण के मामले में जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर भानुमति की बेंच ने विरोधाभासी फैसले दिए। जस्टिस गोगोई ने अपने फैसले में कहा कि नारियल तेल की मात्रा चाहे जितनी हो, ये खाद्य तेल की श्रेणी में ही आएगा, जबकि जस्टिस भानुमति ने कहा कि अगर छोटी मात्रा में पैकेजिंग होती है तो उसे हेयर ऑयल के तौर पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए, भले ही निर्माता ने इसे खाद्य तेल के तौर पर वर्गीकृत किया हो। मध्यस्थता से जुड़े एक मामले में जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर भानुमति की बेंच ने ये टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में सिर्फ लिखित तौर पर दी गई मंजूरी ही मान्य होगी। मौखिक रूप से वकीलों की ओर से कही गई किसी भी बात की ई वैधता नहीं होगी। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस पीसी पंत की बेंच ने मई 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट के 2012 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि आयकर आयुक्त को बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन की टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति से होने वाली कथित आय का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने इसी साल 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट कामनी जायसवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि जेएनयू छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार पर फरवरी 2016 में पटियाला हाउस कोर्ट में हुए हमलों की वारदात की जांच के लिए विशेष टीम यानी एसआईटी बनाई जाए। ये हमले तब हुए थे जब कन्हैया कुमार को कथित देशद्रोह के मामले में कोर्ट रूम ले जाया जा रहा था। सौम्य हत्याकांड में जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस पीसी पंत और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने मामले में फांसी की सजा पाए गोविंद स्वामी को हत्या के आरोप से बरी कर दिया और उसकी फांसी की सजा को रेप के आरोप में अधिकतम उम्र की सजा में बदल दिया। गोविंद स्वामी को निचली अदालत ने मौत की सजा दी थी और केरल हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा पर मुहर लगाई थी। इसी मामले में जस्टिस गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू को फैसले पर उनकी टिप्पणियों के लिए कोर्ट में तलब कर लिया था। जस्टिस काटजू ने बेंच से माफी मांगी थी। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस फली एस नरीमन की बेंच ने 17 दिसंबर 2014 को भारत सरकार को निर्देश दिया कि 1 जनवरी 2016 तक असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की अंतिम लिस्ट तैयार की जाए। ये मामला असम के मूल निवासियों और बाहरियों की पहचान से जुड़ा है। हाल ही में इस मामले में जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने केंद्र को निर्देश दिया कि जब तक अंतिम लिस्ट तैयार नहीं हो जाती और उसे सुप्रीम कोर्ट स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक दूसरी ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर रह गए लोगों को मिल रही सुविधाओं पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती। इस मामले पर अभी सुनवाई जारी है और अंतिम फैसला एनआरसी लिस्ट आने के बाद ही होगा। ये कुछ ऐसे मामले रहे जिनमें जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसलों से एक दिशा तय की। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। हमने देखा कि किस तरह से जस्टिस रंजन गोगोई की पूरी पृष्ठभूमि रही है और किस तरह की चुनौतियां उनके सामने आने वाली हैं और आ चुकी हैं। एक बार फिर से हम आपको लिए चलेंगे उनकी चुनौतियों की तरफ और उन मामलों की तरफ जो जस्टिस रंजन गोगोई को सुनना है। प्रोफेसर बख्शी, एक और बड़ा सवाल ये है कि यदि जस्टिस रंजन गोगोई को कोई याद करे, हाल फिलहाल में उनकी जो सबसे यादगार जो तस्वीर है वो तस्वीर उन 4 जजों के साथ किनारे बैठे होने की है, ठंड में और जाड़े की धूप में, जब वो कह रहे हैं कि जो मामलों को बंटवारा किया जा रहा है, जो मुकदमों का बंटवारा किया जा रहा है, जो केसेस दिए जा रहे हैं वो गलत तरीके से दिए जा रहे हैं। आपने बात जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या आपको लगता है कि अब न्यायपालिका के दरारों को खत्म करने में उनकी भूमिका अहम हो जाएगी और वो खुद ऐसी व्यवस्था बना पाएंगे? Yes, certainly. As his lordship has said, he's a strict judge, and therefore he already started in. He laid out some principles for senior lawyers mentioning urgent matters before him.
or before the court, and he was to find out the procedure for it, certain principles. And that's a very difficult thing to do, but it's an important thing to achieve. To restore confidence to the integrity of the institution, both for senior and junior lawyers as well. So he started well. It's only hardly been a week or less than a week. And secondly, in the deportation of Rohingya issue, the case that has come before him, he has indicated what fitness might mean. Namely, his lordship has said to Prashant Bhushan, asked him not to go near the Constitution, argue the matter on facts and on law. He said, don't go as far as the Constitution. So if that is a sign of things to come, the strictness would be to make sure that people argue on legal points as far as possible. If they must argue constitutional points, there was a case for it. So he's bringing a modicum of discipline in argumentation. If that is the intention, he has signaled it very well already. That is not for any particular Chief Justice, but I hope it's eyes of cutting short the delays in the administration of justice, making sure there's a full computerization of all courts, making sure that the Judicial Academy is functioning even better at the national level, the state level. So he has enormous burdens to carry, and I wish him all the luck. And we all should, and recently, to a point about integrity, the Odisha Bar Association, the Cuttack District Association, joined for the first time the effigy of the Chief Justice of India. They saw the effigy burning of Chief Justice Deepak Mishra on the eve of his retirement. And I have condemned that incident. Whatever be the Bar Council of India chairperson has issued a press conference in which they said this will be the sign of things to come. I think these things ought to be nipped in the bud, because there is no justification for popular unrest against judiciary. And if the discontent has to be expressed in absolutely disciplined form, through argumentation and through reason, not by resorting to collective violence. And certainly, whatever is the justified grounds of criticizing the judge or a judgment are in place, and there are ways of dignified symbolic protest against errant justices. But that having been said, there is no justification to recourse to effigy burning and protests of this kind. And certainly by members of learned profession named Rizba. प्रोफेसर मेनन, आपसे जानना जरूर चाहूंगी कि जस्टिस गोगोई ने जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगुवाई की थी, क्या आपको लगता है कि अब न्यायपालिका के दरारों को खत्म करने में उनकी भूमिका अहम हो जाएगी, या जो काम उन्होंने पहले किया है क्या आपको लगता है कि ये ज्यादा आप ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करेंगे जस्टिस गोगोई, क्योंकि वो खुद भी इसके हामी रहे हैं, और क्या ये वाकई हमारी न्यायपालिका के लिए सही होगा? That's the leading question. I have expressed my feeling about the press conference by four senior judges against their own Chief Justice. This is, to my mind, unfortunate and unpardonable. But it is better to forget it rather than keep it floating, because things are returning to normal. And I think the institution can survive only with collegiality and leadership, which perhaps hopefully will emerge after the experience of that press conference. जस्टिस रंजन गोगोई के सामने मुकदमों के अंबार और जजों की कमी की चुनौतियों से निपटने के साथ साथ कुछ अहम मुकदमों की सुनवाई भी चुनौती के रूप में ही है, और इस चुनौती का सामना भी उन्हें करना पड़ेगा। जस्टिस गोगोई के पद ग्रहण के ठीक पहले के हफ्ते में पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने
एक के बाद एक 11 अहम मामलों पर फैसले सुनाए थे। इनमें धारा 377, धारा 497, आधार, सबरीमाला, दागी नेताओं के चुनाव पर रोक जैसे मामले शामिल थे। जिन मामलों में फैसले दिए गए उनमें एक अयोध्या से जुड़ा भी था और जिसने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मालिकाना हक विवाद की सुनवाई का रास्ता खोल दिया। अब ये सुनवाई जस्टिस रंजन गोगोई को ही करना है और ये वो मामला है जिसे आप कह सकते हैं इतिहास का सबसे पुराना मामला है और इस मामले के फैसले से कई लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और सियासत भी अपने तरीके से इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है। ऐसे में जस्टिस रंजन गोगोई के लिए इस पूरे मसले पर फैसला देना बेहद आसान नहीं होगा। इस पेचीदा मसले को भी वो सुलझाने वाले हैं और ऐसे तमाम और मसले हैं जो सीधे तौर पर आमजनों से जुड़े हैं, उसे भी वही सुलझाने वाले हैं। ऐसे में उनकी चुनौतियां क्या होंगी, ये देखना अपने आप में दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मालिकाना हक विवाद का रास्ता साफ कर दिया है। अब ये मामला कौन सी पीठ सुनेगी, ये जस्टिस रंजन गोगोई को तय करना है। 27 सितंबर को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1994 के इस्माइल फारूकी मामले में दिए गए फैसले की दोबारा समीक्षा की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में अपने फैसले में कहा था कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच को ये तय करना था कि क्या इस्माइल फारूकी मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हर फैसला उस केस के तथ्यों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। फारूकी केस में जमीन अधिग्रहण का मसला था, तब कोर्ट ने माना था कि मस्जिद को विशिष्ट दर्जा नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि अयोध्या मामले की सुनवाई पर इस्माइल फारूकी का फैसला कोई प्रभाव नहीं डालता, इसमें भूमि विवाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि भूमि विवाद को तथ्यों के आधार पर तय किया जाएगा। हालांकि इस मामले में बेंच के सदस्य जस्टिस अब्दुल नजीर ने अपनी अलग राय रखी। जस्टिस नजीर ने कहा कि मैं इनके विचारों से असहमत हूँ। उन्होंने कहा कि एक प्रथा किसी धर्म का हिस्सा है या नहीं, यह इस बात से तय होगा कि धर्म को कैसे माना जा रहा है। फारूकी मामले में की गई टिप्पणी गलत थी। उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से फारूकी के फैसले पर दोबारा विचार होना चाहिए। अब इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये मामला जस्टिस गोगोई की पीठ के सामने आएगा। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई है। इस मामले में 3 पक्षकार रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। तीनों ही पक्षकारों ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या में विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया था और इसका एक हिस्सा रामलला विराजमान को, एक हिंदू पक्ष को, जबकि तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को दिए जाने का फैसला किया था। इसके अलावा एक और अहम मामला आरुषि और हेमराज हत्याकांड भी है। इस मामले में आरुषि के माता पिता नुपुर और डॉक्टर राजेश तलवार को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। दरअसल निचली अदालत ने इन दोनों को दोषी ठहराया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में दोनों को बरी कर दिया। ये मामला भी जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ के सामने आ सकता है। इस मामले में सीबीआई की याचिका को मंजूर करने वाली बेंच के मुखिया जस्टिस गोगोई ही थे। इसके अलावा यूपीए सरकार में पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन के भाई कलानिधि मारन की ओर से स्थापित किए गए अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का मामला भी है। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कलानिधि मारन की हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। प्रोफेसर बख्शी, एक और अहम सवाल है इस पूरे यदि हम जस्टिस रंजन गोगोई के भविष्य को भी देखें और उनके सामने की चुनौतियों की बात करें तो जो चुनौतियां हैं उनको सबसे पहले किस चुनौती को निपटाने की कोशिश करनी चाहिए एक जूरिस्ट के तौर पर? आपको क्या लगता है कि कौन सी सबसे बड़ी समस्या है हमारी न्यायपालिका को कि जिसे सबसे पहले खत्म करने की जरूरत है? जी, That's why I mentioned at the start the idea of finalization of memorandum of procedure. So, excuse me. जी, The MOP, which is lying now for more than 3 years with the executive, should be speedily settled. That's the first thing. And all the pending vacancies
in the High Court and the Supreme Court should be expeditiously filled, because you cannot have High Court functioning at the half of the capacity, or Supreme Court functioning at 2/3 of its capacity. There is absolutely no justification for the delay in appointment. And therefore, this has to be very high priority. As far as other courts are concerned, there is also no justification for not filling in the vacancies, whether it is the State Judicial Service Commission or National Judicial Service Commission, or whether it's the UPSC, or whatever is the modality. All these things have to be, appointments have to be made in time. Everybody knows the retirement of judges, the year of the month of retirement. Everybody knows the age at which they retire. Everybody knows the exact number of establishment posts, and therefore there should be a system in place which avoids unnecessary delay, any delays whatsoever in judicial appointments. It should be a proper arrangement. Everybody knows how many vacancies will fill and when they will fill, and they must be filled. There must not be the process of selection, etc. must start earlier, according to the anticipated vacancies. I think that's very essential. Once it is done, then half the delay, the problem of so-called delays will be lessened. So I would think this is if the Chief Justice, Chief Justice could achieve this, even this much, that would be a great achievement and a great boost to public confidence in judicial system. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर बख्शी हमसे बात करने के लिए और इंडिया लीगल के साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते हैं हम दूसरी जो हमारी चर्चा हो रही थी दूसरी रिपोर्ट की ओर कि जस्टिस रंजन गोगोई के सामने चुनौतियां किस तरह की हैं। जैसा कि प्रोफेसर बख्शी ने भी कहा कि एक अहम पड़ाव पर आए हैं जस्टिस रंजन गोगोई, और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर उन्हें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पर कार्यकाल यदि देखें 1 साल का कार्यकाल बहुत कम होता है एकदम से आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए। फिर भी कोशिश जरूर करेंगे जस्टिस रंजन गोगोई की एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए, क्योंकि न्यायपालिका वैसे भी कोई यूनिट्स में बटी हुई नहीं होती है, ये एक लंबी परंपरा के तौर पर चलती है। तो जाहिर सी बात है कि इस परंपरा को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। प्रोफेसर मेनन, एक और जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जस्टिस गोगोई के सामने जो चुनौतियां, उनमें सबसे पहले क्योंकि इस वक्त तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में वो इसी बात पे होंगे, यही संशय सबसे बड़ा होगा कि सबसे पहले कौन से समस्या को हल करूं, किस चुनौती को सबसे पहले निपटाने की कोशिश उनकी तरफ से होनी चाहिए। क्या लंबित मामलों पर पहले ध्यान दें या फिर पहले जजों की कमी से निपटें? I don't think that it is possible to increase the number of judges in a short time. In fact, sometime earlier in one of the public meetings, I mentioned that unless the Chief Justice of India and the Chief Justice of various high courts have a longer tenure, they would not be able to plan judicial policies and manpower management policies in the judicial system. If the tenure is a year or even less than a year, how could Chief Justices plan for the institution? So that's a handicap anyway. Meanwhile, the filling up of the existing vacancies, I think, should be a priority for Chief Justice rather than asking for more judges, which is not going to happen that soon. जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मेनन आपका इंडिया लीगल में हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और जस्टिस गोगोई की चुनौतियों पर खास बात जो आपने की है वो शायद जस्टिस गोगोई के लिए भी एक संदेश ही है। और इसके अलावा जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट्स में दिखाया कि जस्टिस गोगोई के बनने से इसमें कोई शक नहीं कि कई उम्मीदों की जो किरणें हैं वो जग गई हैं। और जिस तरह से उन्होंने पहले परिवर्तन की बात कही है, जैसा उन्होंने कहा है कि हमारे पास फॉर्मूला है कि कैसे न्यायपालिका की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। एक बड़ी बात यह है कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय में होता है उसका असर बहुत दूरगामी होता है, चाहे वो मतभेद की बात हो या एक साथ चलने की बात हो, ब्रदर जजेज के बीच के संबंध की बात हो, या फिर यहाँ जिस तरह से जजेज का जो व्यवहार होता है, उन सब का प्रभाव
पूरे देश में पड़ता है। जस्टिस गोगोई की नियुक्ति पर तमाम बार की क्या राय है, ये भी आज हमने जानने की कोशिश की है अपने खास इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले जो रंजन गोगोई साहब हैं और उनके सामने जो ये 3 दिन की काम है, वो ये बता रहा है कि लॉयर को, सबसे स्पेशली जो जूनियर लॉयर हैं, उनको कैसे ऊपर लाना, उनको कैसे ट्रेनिंग देना, उनको कैसे कोर्ट के सामने एक नीट एंड क्लीन फेयरनेस सबमिशन करने की चुनौती देना, ये उनकी पहली प्रायोरिटी है। और वो जो उनकी पिछली भी हिस्ट्री है, पिछली इतिहास जो है, वो यही बताता है कि एकदम फेयरनेस में जस्टिस देते हुए आए हैं। और आज के दिन में भी जो उनके सामने चुनौतियां हैं, वो पॉलिटिकली देखें या चाहे जिस देखें, आज ये एक राम मंदिर जो चुनौती है, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो मुझे लगता है कि बहुत साफ सुथरी और उनके हिसाब से इस देश को न्याय मिलेगा। जैसे देखा जाए 2018 की जो शुरुआत हुई थी पूरे मीडिया में, भारत के इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, उनमें ये चीफ जस्टिस भी थे। तो इसीलिए जिस वक्त उन्होंने अपना पदभार लिया, संभाला, ये कार्यकाल संभाला, तो जरूरी ये है कि लोगों के मन में जो वो इम्प्रेशन है वो दूर हो। और उसी के लिए उन्होंने अलग अलग अच्छी स्टेप्स ली है। जैसे आते से उन्होंने कहा कि जस्टिस डिले यानी जस्टिस डिनाइड है, इसलिए कोई भी जो मैटर्स है उसमें कितनी अर्जेंसी है, वो अर्जेंसी देख के वो मैटर्स लिया जाएगा। और बहुत से कुछ रूल्स उन्होंने बनाए हैं जिसकी वजह से केसेस फास्ट डिस्पोजल होने के लिए फायदा होगा। हमारे देश को नॉर्थ ईस्ट में से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमें प्राप्त हुए हैं। 3 दिनों का उनका जो कार्यकाल रहा, उन्होंने जो दिखाई तत्परता दिखाई दी, सुप्रीम कोर्ट में जितने सारे मामले पेंडिंग है उसमें वो डिस्पोजल के लिए बारे में उन्होंने जो तत्परता दिखाई थी वो काबिल तारीफ है। और उनका जो कार्यकाल है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके पहले जो चीफ जस्टिस थे और ये जो चीफ जस्टिस है, वो आपने बीच में देखा होगा कि 4 जजों में जैसे ये एक जज थे, उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ वो मीडिया के सामने आकर बैठे थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उनमें से है। और ये आम जनता को, यानी जो डाउन ट्रोडन पीपल है, उनको समझने वाले ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमें मिले हुए हैं। तो हमें उनसे आशा करते हैं कि आम लोगों को न्याय मिलेगा। जस्टिस रंजन गोगोई साहब पूर्वोत्तर भारत से आते हैं और पहले वहां के कोई न्यायाधीश हैं जो प्रधान न्यायाधिपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नियुक्त हुए हैं। अनुभव में कमी नहीं है और वो बहुत बड़ी अच्छी बात, उन्होंने एक उदाहरण पेश किया कि वह जनता के बीच और जनता के सामने आने में भी कभी हिचकिचाए नहीं। तो वो जनता के दर्द को और न्यायपालिका के जो सामने चुनौतियां हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, मेरे विचार से पहले 3 दिन में उन्होंने एक तो चेंजिंग ट्रेंड का इंडिकेशन दिया। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग की एक प्रथा ऐसी है कि जो इम्पोर्टेंट मैटर PIL के रूप में या जो बड़े बड़े वकील मेंशन करते हैं, वही केस सुप्रीम कोर्ट लेता है। तो ऑर्डिनरी केसों की सुनवाई का कोई माई बाप वहां नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि इसका गाइडलाइन पहले बनाएंगे, मेंशनिंग बंद कर दिया। तो ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है, लेकिन इसका अभी गाइडलाइन बनेगा, फिर देखा जाएगा क्या गाइडलाइन बने। दूसरा ट्रेंड ये है कि ये स्वयं उन 4 जजों में थे जो चीफ जस्टिस ऑफ प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रोटेशन वर्क से एक तरह से एग्रीव थे। तो कम से कम ये दूसरा काम इन्होंने अच्छा काम किया कि PIL केवल अपने पास ही नहीं रखा, अपने सेकंड सीनियर मोस्ट जज के बेंच में भी दिया है और इम्पोर्टेंट मैटर उनको भी दिया है। अब एक तीसरी बात, और मेरे हिसाब से उनको चैलेंजिंग जॉब में उन्होंने कहा है कि एरियर ऑफ केसेज के लिए मेरे पास सलूशन है। उन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। मेरे विचार से एरियर ऑफ केसेज का सलूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत जगह काट छांट करना पड़ेगा, तभी एरियर ऑफ केसेज डिसाइड हो पाएंगे। देखिए, क्या रोटेशन हो, क्या बेंचेस बने, ये तो प्रेरोगेटिव है चीफ जस्टिस इंडिया की, इनको इंटरनल मैटर है, इसको तो वो अपने खुद समझे। मुकदमे जहां तक रहे
वो सुने। मुकदमे चाहे बड़े से बड़ा मुकदमा हो, चुनौती नहीं होता है, वो साधारण मुकदमे के बारे में मुकदमा माना जाता है। न्यायपालिका की चुनौतियां क्या हैं, और जो न्यायपालिका की चुनौतियां हैं वो ही चीफ जस्टिस चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी भारतीय न्यायपालिका के सामने चुनौती है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता के मुताबिक देश के लोग चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था हो जिसमें न्याय सत्य पर आधारित हो, साक्ष्य पर आधारित न हो। जी, अभी जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने पूरे बार में एक कॉन्फिडेंस जनरेट किया है। ही इज़ नोन फॉर हिज डिसिप्लिन। उनकी जो शिस्तप्रियता है, हम सबको उसके बारे में एक अभिमान है, प्राउड है। और इसी तरह से पूरे बार में उनके लिए एक बहुत अच्छा वेलकम भी हुआ है। उनके तरफ से हमारी एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि जिस तरीके से उनका डिसिप्लिन है और जिस तरीके से उन्होंने सबके जस्टिस ओरिएंटेड रखा है, तो उसी तरह से उनका आगे का भी काम उसी डिसिप्लिनरी एक्शन से ही रहेगा। और हम सब के लिए उनका जो एक डायरेक्शन या गाइडलाइन रहेगी, वो पूरी तरह से हमारे लिए अच्छी रहेगी। आज तक के जितने भी ऑनरेबल जजेस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जितने भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आज तक के उन्होंने बहुत मेहनत किया है हमारी न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने में। और ऑनरेबल जस्टिस रंजन गोगोई जी से भी हमें यही उम्मीद है कि हमारी न्याय प्रणाली को और भी सशक्त बनाएंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत ही अच्छे जज है। चीफ जस्टिस गोगोई जी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस आते हैं वो बहुत ही लंबे प्रोसेस के बाद आते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि जो सुप्रीम कोर्ट में जब केस आ रहे हैं तो उसमें स्पीडी डिस्पोजल हो, सो दैट जो क्लाइंट ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद यहाँ आया है तो उसको यहाँ आके फाइनली जस्टिस मिले जल्दी, उसमें फिर डिले ना हो। और यंग लॉयर्स के लिए और ईजियर हो बेंच में अपने आप को प्रेजेंट करना, और उनकी जो पिटिशंस हैं वो सुने जाएं, उनको मौका दिया जाए, उतना ही टाइम दिया जाए जितना कि सीनियर लॉयर को दिया जाता है किसी भी केसेस में। बहुत सारे बदलाव की अपेक्षा भी हम यानी सुप्रीम कोर्ट बार और उसके मेंबर्स को है। देखिए, अभी मिस्टर रंजन गोगोई जो हमारे 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। देखिए, इश्यूज में से एक इशू में अब सबसे बड़ा इशू अभी हिट लिस्ट पे है, वो है पहला जो है एनसीए का एक इशू ऐसा है, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। देखिए, इसकी डिमांड बहुत पुरानी है। इसके बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इसके पहले एक पिटीशन इसके बारे में फाइल हो चुकी है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन डिसमिस कर दी। किस ग्राउंड पे डिसमिस कर दी कि ये जो पिटीशन फाइल हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि देखिए, हम चारों तरफ हम बेंच कर सकते हैं, मगर सबसे बड़ा इशू ऐसा है कि ये सब पब्लिक के लिए चल रहा है। और हम ये मानते हैं कि रंजन गोगोई जी जो है वो स्ट्रिक्ट जजेस ऑफ अभी तक के जो जजेस है उसमें उनका रिकॉर्ड रह चुका है कि वो एक स्ट्रिक्ट जज है। उन्होंने SCBA का जो उनका प्रोग्राम रखा हुआ था, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो मैं हूँ मैं वही रहूँगा, मुझे कोई भी उसमें चेंज नहीं होना है, और मैं स्ट्रिक्ट हूँ। ऐसी मेरी छवि अगर है तो मैं वो एज इट इज़ रखना चाहूँगा। Shastri advocate practicing from past 20 years in the Supreme Court. As I know Gogai Saab, right from the joined in the Supreme Court, he's a very cute judge and intelligent. And at the time of swearing on the day before yesterday, he said all mentionings will be cut off, because if there is any urgency, extreme urgency, that matters only can be taken by him only. That he said in the open court itself. And every advocate, we are disappointed. And normally what happened, the procedure in earlier Chief Justices also, they allow, any urgency is there in the matter, they allow in the mentioning before the Chief Court, before the 10 o'clock. But he said that the procedure will be deleted. So he said in the open court itself, all mentionings will not be permitted. Because he says, if there is extreme urgency in 302, or any violations of the laws is there, illegal detention, or any demolitions of the building, that category matters can be taken. If the connected matters or any stray matters, he said no, I cannot permit. And that's what said. And he will go through the bundle. He is a cute judge,
we are expecting, all the advocates are expecting, he will be very coordinate with the bar and bench relations. He will continue. मैं हमारे नए चीफ जस्टिस गोगोई सर से मैं यही चाहूँगी कि लेडीज़ से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं और लेडीज़ की सिक्योरिटी खास करके दिल्ली एंड एनसीआर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो खास करके लेडीज़ से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उसमें प्राइमा फेसाई लेकर के चीफ जस्टिस से यही उम्मीद करती हूँ कि वो थोड़ा सा इसमें जल्दी से जल्दी जजमेंट और अपने पर्सनल बेसिस पर थोड़ा सा इसमें अच्छे हमारे फेवर में ऑर्डर पास करें ताकि लेडीज़ की सिक्योरिटी एंड उसको सेफ रहे। हाँ, जो नए चीफ जस्टिस आए जस्टिस रंजन गोगोई, ये 46 चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, एंड ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन एंड ए जज हैज़ टू बी फर्स्ट ए गुड पर्सन एंड जेंटलमैन. Second thing comes that how he is, and we are expecting a lot. I think he's a very nice person and I hope he will be a good judge. जस्टिस रंजन गोगोई उन्होंने थर्ड को ही स्वेयर इन किया है. हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि लेडीज़ की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी होनी चाहिए जुडिशरी के अंदर, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जो एमिकेबली मीडिएशन वगैरह से ही सेटल हो सकते हैं. तो हम चाहते हैं कि लेडीज़ ये काम जो है बड़ी एफिशिएंसी से कर सकती हैं. तो हमारी पहली एक्सपेक्टेशन तो ये है कि उनकी ड्यू रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जुडिशरी में लेडीज़ की, और हम एक्सपेक्ट भी करते हैं क्योंकि बहुत डिसेंट जज हैं विद ए गुड बैकग्राउंड. बहुत अच्छी बात है ये जो बड़े पॉजिटिव चेंजेस है, क्योंकि ये पहले ये हुआ करता था कि एब्रप्टली कोई भी मैटर मेंशन हो रहा है. अब तो एक तो मैटर स्ट्रीमलाइन होंगे उनका जो लिस्टिंग है. सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो अननेसेसरी मेंशनिंग होता था मैटर का वो होगा नहीं, मतलब अनलेस देयर इज अर्जेंसी इन द मैटर. फर्स्ट इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी चेंजेस वो ला रहा है, बट वो और बेहतर हो सकता है. तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और स्ट्रीमलाइन हो जाए सारी चीज़ें, तो थोड़ा फास्ट इफ़िशिएंटली वर्क कर सकते हैं हम भी और रजिस्ट्री भी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे पेंडेंसी मैटर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के एज सर से, तो वैसे ही होना चाहिए कि जो भी पेंडिंग मैटर्स है उसके लिए उन्होंने करना चाहिए. और आज इस खास कार्यक्रम इंडिया लीगल में बस इतना ही. आज हमने जानने की कोशिश की कि हमारे देश के प्रधान न्यायाधीश के सामने क्या चुनौतियां हैं. हमने ये भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों में हमारी न्यायपालिका की सूरत और सीरत कैसी हो सकती है. इसमें कोई शक नहीं कि जस्टिस रंजन गोगोई के जो प्राथमिक भाषण हैं उन सबको देखा जाए, उनके विचारों को सुना जाए, तो वो एक जिसे कहा जाए कि एक संदेश के साथ आए हैं, एक लक्ष्य के साथ आए हैं. न्यायपालिका में सुधार हो ये हर प्रधान न्यायाधीश चाहता है. सुप्रीम हमेशा सुप्रीम रहे ये हर प्रधान न्यायाधीश चाहता है. लेकिन जिस तरह का कार्यकाल रहेगा प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई का, ये अपने आप में एक अनुभव करने लायक होगा. इसी उम्मीद के साथ आज के इंडिया लीगल में बस इतना ही. आप जुड़े रहिए एपीएन से. नमस्कार.